क्या आपको 12th की इकोनॉमिक्स टफ लगती है? तो आज से आपकी ये समस्या दूर होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक दास। आप इस चैनल पे इकोनॉमिक्स दिल से 12th इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न के साथ आपको स्टेप टू स्टेप हर टॉपिक क्लियरिटी से समझाया जाएगा। हम किसी भी टॉपिक को रटेंगे नहीं, समझेंगे। बिना स्किप किए आप वीडियो को देखेंगे तो आपको हर टॉपिक क्लियर वाइज समझ में आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होने वाली है। तो आज हम नेशनल इनकम का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसकी वेटेज जो है वो 10 मार्क्स की है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहले हम नेशनल इनकम कन्वर्जन शीट को पढ़ेंगे। कन्वर्जन शीट का मतलब क्या है? सपोज ग्रॉस, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर आपको नेट की वैल्यू निकालनी है तो आप ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, और अगर आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है तो आप ग्रॉस माइनस नेट करेंगे। कई बार डेप्रिसिएशन को बुक के अंदर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारी एक होगी कन्वर्जन शीट। सेकंड नंबर मार्केट प्राइस, जिसको हम एमपी से डिनोटेड करते हैं। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आपको मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट को एफसी से जाना जाता है। और अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। ये हमारी सेकंड कन्वर्जन शीट। थर्ड नंबर की शीट है हमारी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो आपके पास नेशनल इनकम होनी चाहिए माइनस एनएफआई ए माइनस कर दोगे आप। और अगर आपको एनएफआई ए निकालना है तो आप नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को माइनस करेंगे। नेशनल इनकम में एक एनएफआई का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियंस। इसमें से आप माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बाय फॉरेनर्स। यह हमारी तीसरी कन्वर्जन शीट स्टार्ट हो गई है। ये पूरा टॉपिक आपको हर मेथड के अंदर चेंजेस के रूप में दिखाई देगा। मैं आपको इसका चेंज करने का तरीका जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा तो आपको बताया जाएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम नेशनल इनकम के 3 मेथड शुरू करेंगे।
उस मेथड के अंदर इस कन्वर्जन शीट को कैसे अप्लाई किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। और थर्ड नंबर आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहला मेथड है आपका वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड में टर्म्स जो निकलती हैं वो निकलती हैं जीवीएमपी की। जीवीएमपी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब इसके अंदर टर्म्स क्या आती हैं? अगर हम जीवीएमपी निकालेंगे तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट होना चाहिए। वैल्यू आउटपुट का मतलब होता है, सपोज हम सिंपल सी बात करें कि आप जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके बीच में इन द ड्यूरिंग टाइम आपके प्रोडक्शन में कुछ पैसा खर्च होता है जिसे हम इंटरमीडिएट कॉस्ट परचेजेस या कंजप्शन के नाम से भी समझ सकते हैं। अब वैल्यू आउटपुट की बात करते हैं। तो वैल्यू आउटपुट जो होता है वो सेल्स और चेंजिंग स्टॉक को मिला के बनाया जाता है। यानी वैल्यू आउटपुट जो है इन दोनों का टोटल होता है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी आपको अगर चेंजिंग स्टॉक निकालना है तो आपको क्लोजिंग माइनस चेंजिंग स्टॉक को कभी कभार एडिशन टू स्टॉक भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे सेल की तो सेल के अंदर दो बात आती है। एक होता है डोमेस्टिक सेल, कभी कभार आपको न्यूमेरिकल के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जब भी डोमेस्टिक सेल है तो वो सेल नहीं होती है। डोमेस्टिक सेल को सेल बनाने के लिए साथ में एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। यानी सेल के अंदर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट को लिया जाता है। तो आप समझ गए, हमें पहले चाहिए होता है वैल्यू आउटपुट। अगर वैल्यू आउटपुट नहीं दे रखा है तो आपको सेल्स या चेंजिंग स्टॉक दे रखा होगा। आपने इन दोनों को प्लस करना है तो आपका वैल्यू आउटपुट मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सेल्स भी नहीं दे रखा तो आपको डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। अब एक काम की बात, आप जब इंटरमीडिएट कॉस्ट की बात करते हैं तो आप नो इंक्लूड मशीन वैल्यू। इसमें आप सपोज आपने एक मशीन खरीदी 50,000 की, तो 50,000 की मशीन को इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं माना जाएगा। 50,000 की कॉस्ट को पहले साल होने वाले डेप्रिसिएशन, सपोज करें हम ये कहते हैं कि एक मशीन है जिसकी 5 साल बाद वो मशीन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम मानते हैं मशीन की वैल्यू 50,000 है और उसका 5 years स्पैन पीरियड है, तो आप क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब आपका जो 10,000 है वो आपका डेप्रिसिएशन होगा, तो वो इंटरमीडिएट कॉस्ट में शामिल होगा। यानी टोटल वैल्यू 50,000 शामिल नहीं होगी, उसका 5 साल का हम डिवाइड करके 10,000 जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो इंक्लूड होगा। साथ में रॉ मटेरियल जो आप यूज करेंगे प्रोडक्शन के दौरान उसकी वैल्यू काउंट होगी। मैंने सिर्फ मशीन के बारे में बात की है, इसके अलावा जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी वैल्यू एज इट इज काउंट होगी। लेकिन जब मशीन की वैल्यू है तो वो एज इट इज काउंट नहीं होगी, उसकी टोटल वैल्यू को उसके स्पैन पीरियड से डिवाइड करने के बाद जो आपका डेप्रिसिएशन निकल के आएगा वो आप शामिल करेंगे। तो ये आपका वैल्यू एडेड मेथड है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, क्योंकि ये पहला फार्मूला है। इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। ये वैल्यू एडेड का एक और फार्मूला है जिसके अंदर आपको वैल्यू आउटपुट ऑफ 3 सेक्टर्स,
यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर। आपने पहले भी 10th के इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा पार्ट इसका पढ़ा था। आप तीनों सेक्टर का वैल्यू आउटपुट प्लस करेंगे और तीनों सेक्टर का इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस करेंगे और आपस में आप माइनस कर देंगे तो आपको जीवीएमपी मिल जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। पहला वैल्यू एडिड है, जिसके अंदर हम फार्मूला अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक पहला न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमें बोला गया है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें पता है कि जब हम वैल्यू एडिड का क्वेश्चन निकालते हैं तो हमारे सामने जीवीएमपी आता है। अब जीवीएमपी निकालने के लिए आपको अभी इससे पहले मैंने फार्मूले जो लिखवाया था उसमें देखो आपको नजर आएगा जीवीएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक है। क्योंकि यहां पे सेल्स दे रखा है तो हम सेल्स लेंगे। सेल्स की वैल्यू तो हम पहले सेल्स ले लिया हमने। सेल्स के साथ हमें जरूर लेना है वो है चेंजिंग स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक के साथ आप क्या लेंगे? इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब ये इंटरमीडिएट कॉस्ट के बाद सेल आप देखो हमें क्या दे रखा है 200, चेंजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 10 और इंटरमीडिएट कॉस्ट 90। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पे इंटरमीडिएट कॉस्ट भी दे रखा है और यहां परचेज ऑफ मशीनरी। तो मैंने आपको बोला भी था कि परचेज ऑफ मशीनरी की वैल्यू लेते नहीं है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है तो इसका मतलब इसमें सभी कॉस्ट इंक्लूड है, तो सिर्फ इसी की वैल्यू को लिया जाएगा। अगर हम इसको देखें तो 210 माइनस 90 तो ये हमारा टोटल कितना आ गया 120 करोड़। अब ये जीवीएमपी हमारा आ गया है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है? एनवीएफसी। एनवीएफसी जीवीएमपी तो आपके पास वैल्यू आई गई है, लेकिन हमें क्या करना है? ये ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट बनाना है। तो आप देखें जब नेट बनाना होता है तो हमें ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, तो हम ये डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। उसके बाद इसने हमें ये बोला फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का फार्मूला ये होता है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। तो देखिए जीवीएमपी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और नेट इनडायरेक्ट माइनस करोगे। जीवीएमपी हमारा कितना है 120। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हमारे पास नहीं है, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो जाएगी 0। नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है इनडायरेक्ट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। तो आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमारे पास नेट के लिए सब्सिडी होना चाहिए। सब्सिडी हमारे पास है नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और यहां 120 में से 12 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 108 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये आगे पता चल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और नया मेथड करेंगे एक्सपेंडिचर या इनकम मेथड में से। नमस्कार दोस्तों।